गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज के इस गहरे अध्ययन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगता है, पर पर्दे के पीछे इसका आर्किटेक्चर न किसी साईफाई मूवी से कम नहीं है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी MIS के अंदर मोबाइल कॉमर्स की, जिसे हम आमतौर पर M-कॉमर्स कहते हैं, और इसके स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की। और इसका बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वही तो। हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन्स अब सिर्फ बात करने के साधन नहीं रहे। ये एक रियल टाइम, डेटा ड्रिवन और हाइपर पर्सनलाइज्ड मार्केटप्लेस बन चुके हैं। हमारे पास जो आज स्रोत हैं वो इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कैसे करता है। और इसका स्केल वाकई मैसिव है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब एक यूजर अपनी स्क्रीन पर बस एक टैप करता है तो उस एक छोटे से टैप के पीछे इन्वेंट्री डेटाबेसेस, पेमेंट गेटवेज और रियल टाइम एनालिटिक्स का जो एक पूरा संचार होता है वो एक्चुअली MIS के अंदर कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ई कॉमर्स की विशाल वृद्धि सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो गया या स्मार्टफोन्स आम हो गए। असली रेवोल्यूशन तब आया जब इन बैकएंड सिस्टम्स यानी MIS ने ना एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को अपनाया। मतलब पहले तो सब कुछ डेस्कटॉप पर ही होता था ना? हाँ, पहले ई कॉमर्स का मॉडल डेस्कटॉप पर आधारित था, जहां यूजर एक फिक्स्ड लोकेशन पर होता था, सेशन टाइम्स काफी लंबे होते थे और नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल होता था। पर मोबाइल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ लेटेंसी है, नेटवर्क ड्रॉप्स हैं और लोग चलते फिरते यूज कर रहे हैं। सही कहा। और सेशन टाइम्स बस कुछ सेकंड्स के होते हैं। तो इस फ्लूइड एनवायरनमेंट में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस को बिना रुकावट एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मावल है। बिल्कुल सही। और इसीलिए बेसिक डेफिनेशंस को थोड़ा साइड में रखकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब हम सब ऐप से फूड ऑर्डर करते हैं या कैब बुक करते हैं, पर MIS के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो M-कॉमर्स सिस्टम एक सिंपल फ्रंट एंड ऐप से कहीं ज्यादा बड़ा है। कहीं ज्यादा बड़ा। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो मल्टीपल डेटाबेसेस और APIs को रियल टाइम में सिंक करता है। एक मिनट, पर सिस्टम इस फास्ट पेस्ड मोबाइल एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली हैंडल कैसे करता है? क्योंकि अगर कनेक्शन टूटा तो सब फेल हो जाना चाहिए। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो MIS के संदर्भ में M-कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आमतौर पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। माइक्रो सर्विसेज यानी छोटे छोटे हिस्से। पुराने जमाने में मोनोलिथिक सिस्टम्स होते थे, जहां अगर वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा क्रैश हुआ ना तो पूरी की पूरी साइट डाउन हो जाती थी। ओ राइट, वो एरा 404 वाले पेजेस। एग्जैक्टली। लेकिन आज का M-कॉमर्स MIS अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्विसेज में बंटा होता है। जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन एक अलग सर्विस है, प्रोडक्ट कैटलॉग एक अलग डेटाबेस से आ रहा है और पेमेंट प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज लोड होने में टाइम लग रहा है तो भी यूजर का चेकआउट प्रोसेस नहीं रुकेगा। बिल्कुल।
MIS इन सभी माइक्रो सर्विसेज के बीच एक API गेटवे के जरिए लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है ताकि यूजर का अनुभव बेहतर हो। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे सोर्सेज इस पूरे आर्किटेक्चर को चलाने वाले 5 मुख्य स्तंभों या कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला हिस्सा तो जाहिर है मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स ही हैं। ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। राइट। पर जैसा आपने माइक्रो सर्विसेज का जिक्र किया, उस हिसाब से तो फ्रंट एंड ऐप सिर्फ एक डम टर्मिनल की तरह काम करता है। असली प्रोसेसिंग तो क्लाउड पर बैठे MIS में हो रही है। सही पकड़ा। फ्रंट एंड ऐप का मुख्य काम बस UI दिखाना और यूजर के इनपुट्स को कैप्चर करना है। पर मॉडर्न ऐप्स में कैशिंग और ऑफलाइन कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक्चुअली MIS द्वारा हैंडल होती हैं। कैशिंग का मतलब वो पहले से डेटा सेव करके रखते हैं? हाँ, मान लीजिए कोई यूजर मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है और अचानक नेटवर्क चला जाता है। एक वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐप के अंदर पहले से ही जरूरी डेटा कैश करके रखता है ताकि यूजर कम से कम कैटलॉग तो देखता रहे। और जैसे ही नेटवर्क वापस आता है, ऐप बैकग्राउंड में सर्वर के साथ सिंक कर लेता है। ये स्टेट मैनेजमेंट एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। पर जब बात पेमेंट की आती है, तब तो रियल टाइम कनेक्शन चाहिए ही होगा। जो दूसरा कंपोनेंट स्रोत में दिया गया है वो है मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशंस। अब हम सब जानते हैं कि डिजिटल वॉलेट्स और UPI कैसे काम करते हैं। राइट। लेकिन बैकएंड पर MMIS इन ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित कैसे बनाता है, खास तौर पर जब फ्रॉड डिटेक्शन और लैग टाइम्स इतने बड़े मुद्दे होते हैं आजकल? ये सबसे क्रिटिकल टेक्निकल हर्डल होता है। जब कोई पे बटन पर क्लिक करता है तो MMIS को एक साथ कई चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले आती है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन यानी एक्चुअल कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं होती। सही कहा। डिवाइस पर कभी भी एक्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स स्टोर नहीं होती। ऐप एक एन्क्रिप्टेड टोकन जनरेट करके सर्वर को भेजती हैं। ओके। फिर MIS इस टोकन को रिसीव करता है, अपनी फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम्स को मिलीसेकंड्स में रन करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये लेन देन उस डिवाइस की नॉर्मल लोकेशन और पैटर्न से मैच करता है या नहीं। और अगर सब ठीक है तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से सिक्योरली कम्युनिकेट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब 2 से 3 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए, वरना लोग वेट नहीं करते, कार्ट अबैंडनमेंट का रेट अचानक से बढ़ जाता है। मतलब बैकएंड पर स्पीड और सिक्योरिटी का एक बहुत ही टाइट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। पर फ्रॉड डिटेक्शन में आपने लोकेशन का जिक्र किया था। हाँ, स्पेशल डेटा। और यहीं पर तीसरा कंपोनेंट एंटर करता है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज या LBS। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। LBS सुनने में सिंपल लगता है कि फोन का GPS ऑन है तो लोकेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। पर क्या लगातार GPS ऑन रखने से फोन की बैटरी ड्रेन नहीं होगी? सिस्टम इस डेटा को एफिशिएंटली कैसे गैदर करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप लगातार GPS सैटेलाइट को पिंग करती रहेगी तो बैटरी आधे दिन में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक एडवांस्ड MIS सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं रहता। तो वो और क्या यूज करता है? वो सेल टावर ट्रायंगुलेशन, वाईफाई नेटवर्क्स और ब्लूटूथ बीकन्स का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में लो पावर लोकेशन डेटा फेच करता है, जिसे हम जियो फेंसिंग कहते हैं ना, वो इसी पर काम करती है। जियो फेंसिंग मतलब एक वर्चुअल बाउंड्री बनाना? एग्जैक्टली। MIS डेटाबेस में पहले से ही वर्चुअल बाउंड्रीज सेट होते हैं। जैसे ही यूजर का डिवाइस उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में ऐप को एक हल्का सा सिग्नल भेजता है और ऐप तुरंत सर्वर को अपडेट करती है। इसमें लगातार पुलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वेट, तो सिस्टम को एक्चुअली हर सेकंड ये नहीं जानना होता कि मैं कहाँ हूँ, वो सिर्फ उन स्पेसिफिक जोन्स या जियो फेंसेस के आसपास के ट्रिगर्स का वेट करता है। हाँ, और ये कंप्यूटिंग पावर और बैटरी दोनों बचा रहा है। ये तो बहुत स्मार्ट है। पर LBS का अल्टीमेट यूज तो यूजर को एक्शन लेने पर मजबूर करना है ना? और वो चौथे कंपोनेंट का काम है, मोबाइल मार्केटिंग। राइट, प्रमोशंस और पुश नोटिफिकेशंस। पर सच कहूं तो लोकेशन के आधार पर लगातार नोटिफिकेशंस आना बहुत अनोइंग या स्पैमी हो सकता है। एक इफेक्टिव MIS इसको ठीक से कैसे कैलिब्रेट करता है कि लोग परेशान ना हो जाएं? यहीं पर एक साधारण ऐप और एक डेटा ड्रिवन MIS में फर्क पता चलता है। मोबाइल मार्केटिंग अब सिर्फ मास SMS भेजने का नाम नहीं है, ये कॉन्टेक्सचुअल नजिंग बन चुका है। कॉन्टेक्सचुअल नजिंग मतलब सही वक्त पर सही मैसेज। बिल्कुल। MIS को रूल्स इंजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए सिस्टम को LBS से सिग्नल मिला कि यूजर एक स्पेसिफिक मॉल में एंटर कर चुका है। अब MIS तुरंत उस यूजर का पिछला परचेज हिस्ट्री, उसकी ब्राउजिंग आदत और करंट टाइम चेक करेगा। मतलब सारा डेटा एक साथ कंबाइन कर रहा है। हाँ,
अगर यूजर ने पिछले हफ्ते ऐप पर जूतों का कैटलॉग देखा था पर खरीदा नहीं था और अभी वो जिस मॉल में है वहां उस शू ब्रांड का स्टोर है, सिर्फ तभी एक पुश नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जो एक पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट ऑफर करेगा। वाओ, दैट्स स्पेसिफिक। अगर कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं होता तो MIS वो ट्रिगर दबाएगा ही नहीं ताकि यूजर को स्पैमी फील ना हो। So it's not just about knowing where the user is, it's about intersecting that data with behavioral history. ये सच में माइंड ब्लोइंग है, पर इन सभी पैटर्न्स को पहचानना, रूल सेट करना, इसके पीछे तो कोई मैसिव कंप्यूटिंग लॉजिक होना चाहिए। और वही हमारा 5वां स्तंभ है, मोबाइल एनालिटिक्स। मैं समझ सकती हूँ कि डेटा इकट्ठा करना आजकल आसान है, पर उस रॉ डेटा को एक्चुअली एक्शनेबल इनसाइट्स में बदलना MIS का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये इंजन फंक्शन कैसे करता है? अगर हम कहें कि बाकी चारों कंपोनेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो मोबाइल एनालिटिक्स उस पूरे सिस्टम का दिमाग है। M-कॉमर्स ऐप्स लगातार इवेंट डेटा स्ट्रीम करते हैं। इवेंट डेटा जैसे कहाँ क्लिक किया? हाँ, यूजर ने किस बैनर पर कितनी देर स्क्रॉल किया, चेकआउट पेज पर कितने सेकंड्स बिताए, कहां पर बैक बटन दबाया, ये सब। ये सारा डेटा मैसिव डेटा लेक्स में स्टोर होता है। यहां मशीन लर्निंग मॉडल्स इस डेटा पर ट्रेन होते हैं ताकि वो आने वाले ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकें। मतलब पास डेटा से फ्यूचर का अंदाजा लगाना। एग्जैक्टली। अगर 10,000 यूजर्स एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर आकर ऐप बंद कर रहे हैं तो एनालिटिक्स डैशबोर्ड तुरंत डेवलपर्स को अलर्ट करता है कि यहां UI में कोई प्रॉब्लम है। यानी MIS सिर्फ पास्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो सिस्टम को लगातार सुधारने के लिए प्रेजेंट को मॉनिटर कर रहा है और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। सही पकड़ा आपने। अब जब हमने इन 5 कोर कंपोनेंट्स का बैकएंड लॉजिक समझ लिया है, तो इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण के साथ टेस्ट करके देखते हैं। हमारे स्रोत में पेटीएम का एक बहुत इन डेप्थ केस स्टडी दिया गया है। हाँ, पेटीएम, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। राइट, वो एक सिंपल रिचार्ज प्लेटफॉर्म से एक मैसिव M-कॉमर्स सुपर ऐप में इवॉल्व हुआ। ये MIS इंटीग्रेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पेटीएम इस स्केल पर इतने अलग अलग चीजों को एक साथ कैसे हैंडल करता है, तो क्लास है। जब आप उनके मोबाइल ऐप इंटरफेस को देखते हैं, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट है, तो वो प्रैक्टिकली एक सुपर ऐप है। हाँ, एक ही जगह फ्लाइट भी बुक हो रही है, बिल भी पे हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका ऐप बहुत भारी या स्लो है। उन्होंने अपने फ्रंट एंड को मॉड्यूलर मिनी ऐप्स में डिवाइड किया हुआ है। बैकएंड पर इनका MIS एक सेंट्रल आइडेंटिटी सिस्टम यूज करता है, इसलिए आपको हर सर्विस के लिए अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ता। एक सिंगल प्रोफाइल सब जगह काम आती है। और अगर पेमेंट सॉल्यूशंस की बात की जाए तो पेटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद देश में सबसे रोबस्ट है। वो सिर्फ एक गेटवे नहीं है, उनके पास वॉलेट है, UPI है, बैंक है और पोस्टपेड भी। MIS के नजरिए से ये सब सिंक में कैसे रहता है, खासकर जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, जैसे किसी सेल के वक्त? वही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। पेटीएम का MIS ऑटो स्केलिंग पर हेविली रिलाई करता है। जब ट्रैफिक अचानक बढ़ता है तो उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली नए सर्वर्स चालू कर लेता है। पर इसमें पेमेंट राउटिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। राउटिंग मतलब पैसा किस रास्ते से जाएगा? सही समझी। जब चेकआउट के वक्त रिक्वेस्ट जाती है तो बैकएंड माइक्रो सेकंड्स में डिसाइड करता है कि इस ट्रांजैक्शन को किस बैंक के सर्वर पर भेजना है। अगर बैंक A का सर्वर स्लो है तो वो डायनामिकली पेमेंट को बैंक B से प्रोसेस करवा देता है। ओह, इसीलिए उनका सक्सेस रेट इतना अच्छा होता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सिस्टम खुद फैसला ले रहा है। ये तो हुई बैकएंड इंजीनियरिंग। पर अगर हम लोकेशन और मार्केटिंग की बात करें तो पेटीएम ने LBS को कैसे अपनाया है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आप एंगेजमेंट को हैबिट में कैसे बदला जाए। पेटीएम ऑफलाइन रिटेल और ऑनलाइन कॉमर्स के बीच का ब्रिज बन गया है। जब आप किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां पेटीएम के मर्चेंट ज्यादा हैं, तो MIS तुरंत जियो फेंसिंग के जरिए लोकेशन कैप्चर करता है। और फिर बैकग्राउंड में मार्केटिंग रूल्स चेक होते हैं। बिल्कुल। सिस्टम आपका बैलेंस और पास्ट हिस्ट्री देखता है। अगर कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो ही आपको एक इन ऐप नोटिफिकेशन आएगा कि पास के स्टोर में पे करने पर कैशबैक मिलेगा। ये इतना नेचुरली होता है कि यूजर को लगता है ऐप उनकी मदद कर रही है, ना कि ऐड दिखा रही है। और इस पूरे लूप को क्लोज करता है उनका एनालिटिक्स, मोबाइल एनालिटिक्स, जिस पर हमने अभी बात की थी। पेटीएम जो डेटा प्रोसेस कर रहा है वो सिर्फ डिजिटल क्लिक्स नहीं है, उनके पास हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री, ऑफलाइन लोकेशन पैटर्न्स और बिल पेमेंट सबका डेटा है। सही कहा। इतना डीप डेटा तो ट्रेडिशनल क्रेडिट एजेंसीज के पास भी नहीं होता। वही तो, सिस्टम इन सबको मिलाकर यूजर की एक इतनी सटीक प्रोफाइल तैयार कर रहा है। इस लेवल के डेटा पर रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल्स रन करना ही वो राज है जिससे वो इतनी प्रिसाइज रिकमेंडेशंस दे पाते हैं। बिल्कुल।
इनका MIS लगातार E/B टेस्टिंग करता रहता है। एक ही वक्त पर मुझे और आपको ऐप का होम स्क्रीन थोड़ा अलग दिख सकता है। सच में? हाँ, अगर मेरा डेटा बताता है कि मैं मूवीज और फ्लाइट ज्यादा बुक करता हूं, तो मेरा UI उन आइकन्स को टॉप पर दिखाएगा। ये कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन कोई इंसान नहीं कर सकता। ये फुली ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइन से ही मुमकिन है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी टेक्निकल चर्चा को एक फ्रेमवर्क में फिट करें तो समझ आता है कि M-कॉमर्स सिर्फ एक डिजिटल दुकान नहीं है। जो ऐप हमें दिखती है वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ एक हिस्सा है, बिल्कुल। असली मैजिक उसके नीचे बैठे MIS में हो रहा है, जो लगातार डेटा हैंडल कर रहा है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस कर रहा है और उन सब से पैटर्न निकालकर हमारी स्क्रीन पर एक सिंगल स्मूथ क्लिक में पेश कर रहा है। और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जीत है। एक परफेक्ट MIS वो होता है जो यूजर के लिए बिल्कुल इनविजिबल हो। जब बैकएंड के माइक्रो सर्विसेज, सिक्योर पेमेंट्स, लो लेटेंसी ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स आपस में परफेक्ट हार्मनी में सिंक होते हैं, तभी M-कॉमर्स सक्सेसफुल होता है। यानी पेटीएम इसलिए बड़ा नहीं बना क्योंकि उसने कुछ नया बेचा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके MIS ने सारी सर्विसेज को इतने स्मूथली इंटीग्रेट कर दिया। एग्जैक्टली। और इस इंटीग्रेशन ने फ्रंट एंड पर हमारे यूजर बिहेवियर को परमानेंटली बदल कर रख दिया है। मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? हमने देखा कि कैसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके प्रीएम्प्टिव ऑफर्स ट्रिगर कर सकते हैं। अगर सिस्टम्स ऑलरेडी हमारी आदत, कंजम्पशन रेट और लोकेशन को मिलीसेकंड प्रिसिजन के साथ जानते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में M-कॉमर्स का अगला कदम शॉपिंग या ब्राउजिंग को पूरी तरह खत्म कर देना होगा? हाँ, एक बहुत ही वैलिड ट्रेजेक्टरी है जिसे हम टेक की भाषा में जीरो क्लिक कॉमर्स कहते हैं। जीरो क्लिक कॉमर्स मतलब सिस्टम को लगातार डेटा मिलता रहेगा और एक टाइम आएगा जब ऑर्डर करने के लिए हमारे क्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। जब डेटा इंजन के पास इनफ हिस्ट्री आ जाएगी तो वो खुद ट्रिगर जनरेट करेगा। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। क्या हमारे स्मार्टफोन्स बिना हमारे बताए ही हमारी जरूरत की चीजें ऑटोमेटिकली ऑर्डर करने लगेंगे? बैकग्राउंड MIS खुद कंप्यूट करेगा कि आपकी कॉफी खत्म होने वाली है और बिना ऐप खोले ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और आपको सिर्फ दौर पर डिलीवरी मिलेगी। हाँ, क्या ये अल्टीमेट M-कॉमर्स इंटीग्रेशन होगा या फिर यूजर कंट्रोल का कंप्लीट एंड? इस टेक्निकल बाउंड्री पर आगे क्या होता है, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। सही कहा, आगे का सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। इस गहरे अध्ययन में आज के लिए बस इतना ही। पर्दे के पीछे की इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही किसी और नए टॉपिक को अनपैक करेंगे।